हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेजेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट की शुरुआत कैसे हुई थी, उसका जो टॉपिक था द बिगिनिंग, उसमें देखा था 3 कंट्री के हमने स्टोरी जानी थी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका का। अब हम जान गए हैं कि डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन में जो सेकेंड फेज आया था, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म के साथ आया था, और उसमें वर्ल्ड मैप पर बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री उभर के आए थे। ठीक है, तो एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म में एनसीईआरटी जो बात करती है वो कहती है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ, ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ था, यूएन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और यूएन के फॉर्मेशन के साथ क्या हुआ कि जो मोस्टली कंट्री थी, कॉलोनी कंट्री थी, वो क्या हो गई, डेमोक्रेटिक बनी। ठीक है, और डेमोक्रेसी के फिलॉसफी को आगे बढ़ाया गया, बिकम डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो इस समय क्या जो का 2 इम्पोर्टेंट कंट्री के बारे में डिस्कस करता है एनसीईआरटी। एक तो पहला हमारा इंडिया के बारे में डिस्कस करता है, और दूसरा डिस्कस करता है घाना के बारे में। तो हम जानेंगे दोनों कंट्री के बारे में। इंडिया के बारे में तो हम अपने कंट्री के बारे में अच्छे से जानते हैं कि हमारा कंट्री जो है 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 को डिक्लेयर हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और तभी से क्या है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। और हमारे कंट्री में आज तक कोई भी मिलिट्री कूप जो है वो नहीं हुई है। हम तभी से लेकर आज तक क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ठीक है, और हमारे पहले पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तो हमें समझ में आ जाता है कि हम अपने कंट्री के बारे में, हमारा कंट्री के बारे में डिस्कस किया जा रहा है वर्ल्ड एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म के अंदर, क्योंकि हम भी किसके कॉलोनी थे, ब्रिटिश के कॉलोनी थे। लेकिन साथ साथ घाना का भी डिस्कस किया जा रहा है। इसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि घाना जो है वो पहला कंट्री रहता है अफ्रीका का जो कि डेमोक्रेटिक होता है और इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसके जो लीडर रहते हैं वो रहते हैं क्वामे इनकुमरा, इनक्रूमा ऐसे करके नाम है इसका। क्वामे इनक्रूमा जो रहते हैं वो क्या कहते हैं कि खुद को जब 1957 को जब घाना इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि कुछ साल बाद क्वामे इनक्रूमा जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। और प्रेसिडेंट बनने के कुछ साल बाद वो क्या करते हैं, खुद को एक लाइफ टाइम प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं वो। ठीक है, इलेक्ट हिमसेल्फ एज लाइफ टाइम प्रेसिडेंट। मतलब ये भी बहुत ही वहाँ के फेमस लीडर रहते हैं, और डेमोक्रेसी के फेवर में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। लेकिन होता है ना कि जब आप अपने ऊपर कोई चीज़ आती है तो लोग स्वार्थी बन ही जाते हैं। तो घाना में जब वो उनके पास, क्वामे इनक्रूमा के पास पावर आता है, वो प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वो खुद को ही डिक्लेयर कर देते हैं कि अब से जब तक हम जीवित हैं तब तक हम ही प्रेसिडेंट रहेंगे। स्वाभाविक है कि ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो एक मिलिट्री कूप होता है वहाँ पर, और वो मिलिट्री क्या करती है, क्वामे इनक्रूमा को उसके गद्दी से हटा देती है, यानी कि उनके पोस्ट से जो है वो हटा देती है 1966 में। ठीक है, तो यहाँ पे घाना के बारे में डिस्कस करने का कॉन्सेप्ट ये है कि ये भी ब्रिटिश की कॉलोनी रहती है, ये भी ब्रिटिश की कॉलोनी रहती है। वो इसको गोल्ड कोस्ट के नाम से बुलाते थे। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि शुरू से लेकर अंत तक क्या है, डेमोक्रेटिक है। लेकिन ये बीच में क्या हुआ कि इसमें चेंजेस आ गए, डेमोक्रेटिक फिलोसफी से ये क्या हुआ, भटक गया। तो यही ये चैप्टर मेन डिस्कस करना चाह रहा है कि जो पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है वो एक ही समान थी या अलग अलग थी, किसमें क्या क्या चेंजेस आए।
ठीक है। तो इस तरह आप लिंक करके देख सकते हैं कि कौन सा स्टेप जो है किस चीज़ को जन्म देगा, किस मुसीबत को जन्म दे देता है। ठीक है। तो डेमोक्रेटिक बने रहने के लिए बहुत से उतार चढ़ाव सहने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आज तक इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन बाकी कंट्री के साथ ऐसा नहीं हुआ है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी डिस्कस करती है वो डिस्कस कर रही है रीसेंट फेज। ठीक है, कि आज के हालात में क्या क्या चेंजेस आए हैं। एक्चुअली बुक जो है हमारा वो 2006 का एडिशन है, इसलिए इसमें इस समय का जो बुक डिस्कस कर रही है उसमें और आज के अंतर में बहुत ज़्यादा कंडीशन में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। तो हम लोग आज से लिंक करके उसको देखेंगे। ठीक है, कि आज के हालात भी क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो ये डिस्कस कर रही है वो डिस्कस कर रही है यूएसएसआर के बारे में, कि जब यूएसएसआर का फॉल होता है, आपको याद होगा कि मैं यूएसएसआर पे पहले के कुछ लेक्चरों में मैंने यूएसएसआर का जिक्र बार बार किया है। ये बहुत मैटर करता था क्योंकि ये कम्युनिस्ट विचारधारा का लीडर था। तो यूएसएसआर का फॉल 1991 में होता है, कोल्ड वार के एंड में, और इसके साथ क्या होता है कि 15 नए रिपब्लिक कंट्री बन के बाहर आते हैं, और इसमें से मोस्ट ऑफ कंट्री क्या बनती है, डेमोक्रेटिक बनती है। तो वर्ल्ड मैप पे डेमोक्रेटिक कंट्री का नंबर का इंक्रीज होता है, किसके कारण, यूएसएसआर के फॉल के कारण। तो ये बहुत मैटर करता है रिसेंट फेज में डेमोक्रेसी के बढ़ावे के लिए। इसके साथ साथ जो पहला टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट हुआ था टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी में, उसमें हम लोगों ने देखा था दो कंट्री के स्टोरी के बारे में। पहला कंट्री जो था वो था चिली, और दूसरा कंट्री जो था वो क्या था, पोलैंड। तो दोनों केस में हम लोग देखे थे कि पोलैंड में क्या होता है, 1990 में पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, यूएसएसआर का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है और ये कम्युनिस्ट कंट्री से डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। उसी तरह चिली का भी जो मिलिट्री कूप है वो इंड की तरफ आ जाता है। वहाँ के जो जनरल रहते हैं वो अपना कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं, और वो रेफरेंडम कराते हैं और उसमें उनकी हार हो जाती है। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि वहाँ के मिलिट्री कूप को लीड करने वाले का क्या नाम था और इलेक्शन कब हुए थे, ये सब आप बताइए कि पता चले कि आप लोगों ने रिवीजन किया है। अब आते हैं कि आगे एनसीईआरटी क्या बात करती है। आगे एनसीईआरटी जो है हमारे पड़ोसी देशों की चर्चा करती है। ठीक है, तो आप जानते हैं हमारे आसपास में कौन कौन सी कंट्रीज है, पाक है, बांग्लादेश है, नेपाल है, और म्यांमार है, एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। भूटान भी है, लेकिन भूटान में अभी भी क्या चल रहा है, एक तरह से मोनार्की ही चल रही है। तो इन चार चीज़ के बारे में डिस्कस करती है एनसीईआरटी, तो हम इन चार चीज़ों के बारे में जानेंगे। और एनसीईआरटी चूँकि 2006 की एडिशन है तो वो उस समय तक ही बता रही है, हम लोग आज तक इसको रिलेट करके देखेंगे कि अब तक क्या क्या चेंजेस आए हैं इन लोगों के, इन सभी कंट्री के गवर्नेंस में। तो शुरुआत करते हैं पाक से। पाकिस्तान हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ है, और ये हमारा ही पार्ट था। ठीक है, और ब्रिटिश के इरादों का शिकार हुआ, हमारा इंडिया जो है डिवाइडेड हो गया और पाकिस्तान बना। हमारे साथ साथ ये भी बना था, और ये भी क्या था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, लेकिन इसका डेमोक्रेसी जो है हम लोगों की तरह स्ट्रांग नहीं रहा। इसमें ढेर सारे मिलिट्री कूप हुए, लगभग 3 बड़े बड़े मिलिट्री कूप हुए हैं, और कई बार तो कोशिश भी की गई है जो कि नाकाम रहा है। तो पहला मिलिट्री कूप हुआ था 1958 में, जो 1971 तक उसका इफेक्ट रहा। फिर दूसरा तो हुआ था 1977 में, और वो 1988 तक चला। और तीसरा हुआ था एकदम रिसेंट में 1999 को, जो कि 2008 तक चला। ठीक है, तो तीनों मिलिट्री कूप के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है कि उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट रहते हैं इस्कंदर मिर्जा। ठीक है, वो क्या करते हैं, वहाँ के पार्लियामेंट को जो है वो डिसॉल्व कर देते हैं, और जो वहाँ का आर्मी चीफ रहते हैं अयूब खान, उनको चीफ मार्शल ऑफिसर बना देते हैं। ठीक है, मिलिट्री कूप का जो हेड होता है, मिलिट्री कूप बनाने के बाद जो कंट्री का हेड होता है वो किसको बना देते हैं, अयूब खान को। अयूब खान क्या करता है, 13 डेज के बाद वो इस्कंदर मिर्जा को उसके पोस्ट से हटा देता है और खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर देता है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट
आइडिया है कि आपको लग जाए। जिनको जानना होगा वो ज़्यादा डिटेल में गूगल कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे टीचर्स ने भी और बहुत सारे लोगों ने अपनी थीसिस दी है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी 9th क्लास के रेस्पेक्ट में वो उतना मायने नहीं रखता है। एक हल्का सा एक जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनकी गवर्नेंस जो है किस हिसाब से शिफ्ट की है, उसमें क्या उतार चढ़ाव आए हैं। तो पहला जो मिलिट्री coup हुआ होता है 1958 में। इस्कंदर मिर्जा प्रेसिडेंट रहते हैं, वो वहाँ का पार्लियामेंट डिसॉल्व कर देते हैं और वो अयूब खान को जो है मार्शल लॉ लगा के उसका चीफ बना देते हैं। और अयूब खान क्या करता है, 13 दिन बाद इस्कंदर मिर्जा को ही उसके पोस्ट से हटा देता है और खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर देता है। सेकेंड जो मिलिट्री coup होता है, उस समय बहुत ही फेमस लीडर हैं पाकिस्तान के, वो पीएम रहते हैं। वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इसका नाम लगभग सभी ने सुना होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त पीएम रहते हैं और मिलिट्री चीफ जो है वो जियाउल हक रहते हैं। जियाउल हक रहते हैं और जियाउल हक क्या करते हैं, मिलिट्री coup करते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसके पोस्ट से हटा देते हैं, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। माना जाता है कि जियाउल हक के मिलिट्री coup के बाद ही पाकिस्तान में टेररिज्म का बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया था, ठीक है। और वहाँ की जो कोर्ट है वो 1979 में भुट्टो जी को फांसी पर चढ़ा देती है, उनको फांसी की सज़ा सुना देती है, कैपिटल पनिशमेंट उनको मिलता है। और इस तरह ये मिलिट्री coup जो है बहुत ज़्यादा बदनाम है दोनों मुल्कों में। और ये चला था, इसका इफेक्ट 1988 तक चला था। फिर जो थर्ड मिलिट्री coup हुआ था, जो कि हाल में हुआ था, वो हुआ था पीएम नवाज शरीफ के टाइम में, ठीक है। पीएम उस वक्त नवाज शरीफ रहते हैं, उसके टाइम में हुआ था और उसको लीड किए थे परवेज मुशर्रफ। इस मिलिट्री coup को कौन लीड किए थे, परवेज मुशर्रफ लीड किए थे और उस समय पीएम कौन थे, नवाज शरीफ थे, ठीक है। तो इसी इसी समय जो 2007 में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बेटी रहती है बेनज़ीर भुट्टो, उनकी हत्या हो जाती है, असैसिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये भी मिलिट्री coup बहुत ज़्यादा बदनाम रहा था। तो इस तरह हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसका गवर्नेंस चेंज हुआ है। और हाल में आप जान ही गए हैं कि अभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, इमरान खान है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग दूसरे कंट्री बांग्लादेश पे। बांग्लादेश जो है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, मतलब ये पाकिस्तान का ही पार्ट था। और ये 1977 को जो है ये इंडिपेंडेंट हुआ था। और इसके जो लीडर थे उस वक्त वो थे मुजिबुर रहमान, ठीक है। ये वहाँ के बहुत फेमस लीडर थे, ठीक है। तो 1975 में वहाँ पर मिलिट्री coup होता है। इसलिए मिलिट्री coup होता है कि ये भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता घाना के जैसा केस है कि मुजीबुर रहमान जो है वेस्ट पाकिस्तान है, कि जिसको जो अभी पाकिस्तान है उससे परेशान होकर अपने एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो उस आधार पर बांग्लादेश को एक अलग नेशन बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। और मुजीबुर रहमान जो है वो वहाँ के लीडर होते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो 1975 में क्या होता है कि एक समय के बाद इनको भी लगता है कि देश में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी सही नहीं है और ये डेमोक्रेटिक फ़िलॉसफी से थोड़े भटक जाते हैं। और 1975 को क्या होता है कि वहाँ मिलिट्री coup होता है और इस मिलिट्री coup में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है। उसके साथ बहुत 20 आदमी का डेथ होता है, ठीक है, की हत्या हो जाती है और पूरे मुजीबुर रहमान के फैमिली को मार दिया जाता है। केवल इनकी दो बेटियां बचती है जो कि उस वक्त बाहर में पढ़ाई कर रही होती है। उन्हीं में एक शेख हसीना थी। शेख हसीना जो अभी वहाँ की पीएम है वो इन्हीं की बेटी है, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकेंड टाइम में मिलिट्री coup हुआ है 1982 में।
जियाउर रहमान के उस समय में हुआ है। जियाउर रहमान को भी असैसिनेशन का कहता है किया गया था 81 में, इनका 1981 में जियाउर रहमान के समय में हुआ था। ठीक है, तो एक थोड़ा सा आइडिया मिलते रहेगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है उनका डेमोक्रेसी उसी तरह का है या नहीं है जैसा हम लोगों के यहाँ का है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो अभी वहाँ का क्या हालात है, तो अभी वहाँ की पीएम कौन है, शेख हसीना है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2011 में भी मिलिट्री कूप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये फेल हो गया। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेपाल और म्यांमार के बारे में जानेंगे कि वहाँ की जो गवर्नेंस है, वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, वो किस तरह से शिफ्ट हुई, उसमें क्या क्या उतार और चढ़ाव आए।